गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर 15 मार्च 2025 के द हिंदू फ्रंट पेज की बात करें तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि पाकिस्तान के द्वारा ना इंडिया और अफगानिस्तान इन दोनों देशों को इनके वेपन्स को यहाँ पे ब्लेम किया गया जो ट्रेन अटैक वहाँ पर हुआ। अब इंडिया के द्वारा यहाँ पर कैटेगोरिकली ये बोल दिया गया कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है एंड पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि आखिर टेररिज्म का एपिसेंटर कहाँ पर है। खुद यहाँ पे अपने यहाँ पे टेररिज्म को जगह दे रहे हैं एंड बाकी लोगों को ब्लेम करते रहते हैं कि आपकी वजह से पाकिस्तान में टेररिज्म है। तो इंडिया ने बहुत ही कैटेगोरिकली ये बोल दिया है कि इंडिया का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पाकिस्तान बार बार बोले जा रहा है कि इंडिया टच में था टेररिस्ट के अंदर, उनको ही आर्म सप्लाई कर रहा है। बट इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने यहाँ पर बताया है कि पाकिस्तान अलग अलग लोगों को अलग अलग देशों में टेररिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड अगर पाकिस्तान खुद इनवर्ड्स लुकिंग करे, ठीक है, अपने अंदर देखे रेदर देन पॉइंटिंग फिंगर्स ऑन अदर पर्सन, उससे कहीं ना कहीं उनको अपने खुद के फेलियर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी एंड हो सकता है आगे जाके फिर पाकिस्तान में सिचुएशन टेररिज्म की थोड़ी कम हो। दोस्तों, होली का त्यौहार है एंड इस होली के अवसर के ऊपर हमारी टीम आप सभी को अप टू 80% ऑफ दे रही है ऑन ऑल द यूपीएससी बैचेस। तो जितने भी यूपीएससी बैचेस हैं उनके ऊपर आपको अप टू 80% ऑफ देखने को मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी बैचेस के लिंक लगा दिए हैं, आप वहां पर जाके इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों, डेट है आज की 15 मार्च 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले अगर किसी स्टूडेंट को इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पे जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं एक बिल ऑफ लेडिंग बिल। आखिर ये क्या मतलब क्या है इस चीज़ का। देखो, जब भी ना आपको लेटर से आपको शिप के माध्यम से मान लो सामान एक देश से दूसरे देश भेजना है तो कुछ लोग होते हैं यहाँ पे, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये है कंट्री ए, ठीक है, और ये रही कंट्री बी, ठीक है। अब कंट्री ए से कंट्री बी हमें कोई सामान पहुंचाना है शिप के माध्यम से, ओके। अब जो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर है, मान लीजिए जिसने सामान बनाया है, मैन्युफैक्चरर कह लो या सेलर कह लो, राइट, वो है कंट्री ए के अंदर। इस मैन्युफैक्चरर या सेलर को हम नाम कौन सा देते हैं, इसको जाना जाता है शिपर के नाम से। किस नाम से? शिपर। क्यों? क्योंकि इसने दूसरे देश में अपना सामान भेजना है तो इसको शिपर बोला जाएगा, ठीक है। अब यार कोई ना कोई शिप का इस्तेमाल तो होगा ना, मतलब कोई ट्रांसपोर्ट तो करेगा इसको। जो पर्टिकुलर कंपनी या कोई पर्टिकुलर बंदा जो इनका सामान एक देश से दूसरे देश लेके जाएगा उसको हम बोलते हैं कैरियर। क्या बोलते हैं सर? कैरियर। चलो ठीक है। एंड यहां पर जिसको भेजना है, जो बी कंट्री के अंदर इंसान बैठा हुआ है, उसको हम बोलते हैं कंसाइनी, ठीक है। इसको जो वस्तुएं हैं, जो गुड्स हैं, वो ये रिसीव करेगा। इस तरह से ये सिस्टम वर्क करता है। तो यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि तीन लोग होते हैं, एक होता है शिपर जो मैन्युफैक्चरर है या जो सेलर है, एक होता है कैरियर जिसको जिम्मेदारी मिली हुई है सामान को ट्रांसपोर्ट करने की, और एक है कंसाइनी जो कि वहां पर वस्तुओं को रिसीव कर लेगा, जो पार्टी वहां पे गुड्स को रिसीव करेगी। चलो ठीक है, ये बात समझ आई। अब हमारे यहाँ ना ऑलरेडी एक एक्ट था, पर ये कॉलोनियल एरा एक्ट था। 1856 का हमें एक एक्ट देखने को मिल रहा है, बहुत ही पुराना एक्ट था। तो हमने इसको लोकसभा ने अभी रिसेंटली इसको पास कर दिया, नया बिल इसकी जगह लाया, बिल्स ऑफ लीडिंग बिल 2024। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये बिल ऑफ लीडिंग होता क्या है। दोस्तों, एक बहुत ही क्रूशियल डॉक्यूमेंट है इंटरनेशनल ट्रेड एंड मैरीटाइम कॉमर्स के अंदर। बेसिकली जब भी आप नोटिस कर पाओगे, जब भी ये हम एक जगह से दूसरी का सामान भेजने की कोशिश कर रहे हैं तो कैरियर के द्वारा शिपर को ये इशू करता है। ध्यान से अंडरस्टैंड करना, कैरियर कौन था? जो सामान लेके जाता है। तो कैरियर शिपर को ये बिल इशू करता है। उसमें क्या लिखा होता है इस बिल के अंदर? इस बिल के अंदर लिखा होता है, बिल ऑफ लीडिंग के अंदर, कि कौन कौन सी वस्तुएं यहाँ पे भेजी जा रही हैं, उनके टर्म्स क्या हैं ट्रांसपोर्टेशन के, एंड कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं। मतलब पूरी डिटेल्स यहाँ पे लिखी गई होंगी। ये जो आपका बिल ऑफ लीडिंग है ना, ये कंफर्म करता है कि कैरियर के पास वस्तुएं आ चुकी हैं जो ट्रांसपोर्ट करेगा अब जाके उसको, एंड प्लस एट द सेम टाइम जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, कितना पैसा मिलेगा, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी, ठीक है। बाकी राइट ऑफ टू पोजेशन ऑफ द गुड्स किसका है, ठीक है, तो कौन क्लेम करेगा आगे जाके वहाँ पे जब वो बी कंट्री में पहुंचेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होगी। टाइप, क्वांटिटी, कंडीशन ऑफ गुड्स, ठीक है, डेस्टिनेशन कहाँ जाना है, शिपर की डिटेल्स, रिसीवर की डिटेल्स, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती हैं। तो सर हमने ये नया एक्ट लाया क्यों? क्योंकि देखो यार, पिछला वाला एक्ट कौन सा था? 1856 का। उसमें भी ज़्यादातर चीज़ें थी और हमने उसकी कोर प्रोविजन को अभी भी जारी रखा है। पर
हमने कुछ क्या कर दिया, हमने लैंग्वेज यहाँ पे इसकी सिंप्लीफाइड कर दी, प्रोविजंस ऐसे रीऑर्गेनाइज कर दी हैं कि अब बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी इन चीज़ों की, वरना कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा थी। उस कॉम्प्लेक्सिटी को हमने यहाँ पर कम करने की यहाँ पे कोशिश करी है। ठीक है। बाकी आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे जैसे जैसे हमारा ग्लोबल ट्रेड इवॉल्व कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ें यहाँ पे चेंज करनी थी, ताकि भारत के अंदर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और अंडरस्टैंडेबल लॉ जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करता है, हमें ऐसा एक्ट चाहिए था एंड हम वो लेकर आ चुके हैं। मतलब एक्चुअली लोकसभा के अंदर पास हो चुका है, अब राज्यसभा के पास है, तो बहुत जल्दी वहां पर भी पास हो जाना चाहिए। पहले नाम क्या था बिल का? इट वाज इंडियन बिल्स ऑफ लीडिंग एक्ट 1856 एंड नया नाम क्या है? बिल्स ऑफ लीडिंग एक्ट 2025। ठीक है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर डायरेक्शन इशू कर सकती है एंड पॉलिसी एडजस्टमेंट भी हो सकती है एज पर ग्लोबल शिपिंग ट्रेंड्स। ठीक है। बाकी इसके बेनिफिट्स यही हैं कि चीज़ें सिंप्लीफाइड हो जाएंगी, कोई भी मसला आता है, कोई डिस्प्यूट आता है तो जल्दी से उसको सुलझ पाएगा एंड लिटिगेशन रिस्क थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है। राइट्स एंड लाइबिलिटी, किसकी जिम्मेदारी है एंड किसका हक है, वो उसके रिगार्डिंग बहुत बेहतर क्लैरिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी एंड भारत के लॉज अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हो जाएंगे, उनके साथ अलाइन करेंगे एंड अकॉर्डिंगली इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हमारा यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो हमें फॉरेन लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए सक्षम हैं एंड इससे आत्मनिर्भर भारत भी यहाँ पे हमारा प्रमोट होता है। तो ये कुछ बातें थी बिल्स ऑफ लीडिंग के बारे में जो आपको समझ आ गई होंगी। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मिशन अमृत सरोवर। देखो मिशन अमृत सरोवर जो था ना, वो दरअसल में 2022 में लॉन्च हुआ था एंड इसकी कोशिश ये थी कि हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 75 पॉन्ड्स को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करें या रिजुवनेट करें, मतलब या तो नए बनाएं या फिर जो वापस से ही उनको वापस से पुनः खड़ा करने की यहाँ पे कोशिश करें। अब आप लोग जानते होंगे कि पॉन्ड के माध्यम से फायदा क्या होता है। दोस्तों किसी भी जगह पे पॉन्ड बनता है ना, तो एक तो पहली बात है वाटर स्कार्सिटी को हम यहाँ पे पानी की कमी को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने एक पॉन्ड बना दिया तो उससे सरफेस अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई एंड ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज होती रहती है समय के साथ। बाकी आपने नोटिस किया सस्टेनेबल वाटर रिसोर्सेज को एस्टैब्लिश किया। एक तो आपकी उसी समय जो पानी की नीड होती है वो तो होती है, पर आगे जाके भी तो आप उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल। तो ये पर्पस के साथ हम लोगों ने 2022 में मिशन लॉन्च किया ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में 75 पॉन्ड्स हम बना पाए या उनको रिजुवनेट कर पाए। ठीक है। और इनके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हर जो पॉन्ड बनेगा उसका कम से कम जो एरिया होगा वो 1 एकड़ का होगा एंड लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर की यहाँ पे उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी। एंड आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करो ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को यहाँ पे लाता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, पर उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी ना यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप पूछोगे रेलवेज कैसे प्ले कर रहा है? देखो रेलवेज ने पता क्या किया है, रेलवेज ना ये जो आपकी रेलवे साइट्स के आसपास जो जगहें होती हैं उनको खोदता है। क्यों खोदता है? क्योंकि यार देखो आप एक बात अंडरस्टैंड करो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को क्या करने होते हैं, रेलवे एम्बैंकमेंट्स बनाने होते हैं। ठीक है ना। तो एक्सकेवेटेड मटेरियल्स को वो यूज करते हैं रेलवे के आसपास इस तरह से एम्बैंकमेंट बनाने के लिए। ठीक है। अब कहीं से तो मिट्टी खोदेंगे, ठीक है, अगर सॉइल क्वालिटी वहां पे सूटेबल होती तो वहां पे तो खोदेंगे। तो वही जो उन्होंने मिट्टी खोदी है उसी को हम यहाँ पे वहां पे हम पॉन्ड्स वहां पे बना सकते हैं इन कोऑर्डिनेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो यानी कि रेलवेज मिनिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इनफैक्ट जो बाइसागन है ना, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जीनो इन्फॉर्मेटिक, वो यहाँ पे टेक्निकल पार्टनर की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज भी इन्वॉल्व है। बाकी ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर कोई अलग से फंडिंग नहीं दी जा रही। तो सर फंडिंग आएगी कहाँ से? देखो ऑलरेडी स्कीम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एमजी नरेगा देखते हो। एमजी नरेगा में लोग क्या करते हैं सर, कोई अनस्किल्ड काम करते हैं उसके लिए नौकरी दी जाती है, मतलब 100 डेज ऑफ मिनिमम 100 डेज ऑफ वर्क, है ना। तो वो जो काम है क्यों ना उससे ही हम पॉन्ड बनवा लें। बिल्कुल सर, तो यहाँ से पैसा आ जाएगा। 15th फाइनेंस मिशन की ग्रांट्स हो गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की कुछ सब स्कीम्स हैं, जैसे वाटरशेड डेवलपमेंट, हर खेत को पानी, वहां से पैसा आ जाएगा। इसके अलावा जो आपकी कंपनीज है वो आपको करती है ना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, वो कर सकती हैं। इसके अलावा क्राउड फंडिंग से पैसा आएगा, स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग जो इनिशिएटिव्स होते हैं वहां से हमें पैसा आता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक टोटल 68,000 अमृत सरोवर हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पर ना हम बात कर रहे हैं इसकी फेज 2 की। ठीक है। फेज 2 में क्या फोकस होगा? फेज 2 में हम अंश्योर करेंगे कि पानी के जो वाटर अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर एक नया फोकस हो। एंड उसके लिए फोकस कैसे आएगा? जन भागीदारी से। जब लोग भी, जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी इसके अंदर होगा, तो और भी अच्छे हमारे यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे
एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हमारे यहाँ पे फोकस है। तो ये है मिशन अमृत सरोवर का फेज 2। चलो अगले टॉपिक पे आते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा सा माइसेलियम ब्रिक्स के बारे में। पहली बात तो ये समझो, ये हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स तो ईंटें आप लोग समझते होंगे, बिल्कुल सर, ईंट तो समझते ही हैं। ये आपके सामने पिक्चर में माइसीलियम ब्रिक्स देखने को मिल रही हैं। अब आपके दिमाग में पहली चीज तो आएगी, सर ब्रिक्स तो समझ गए, ये माइसीलियम क्या होता है? देखो आप लोग फंगस समझते हो, बिल्कुल जैसे मशरूम है। मशरूम भी क्या है? वो भी तो एक फंजाई ही है, ठीक है। वो भी तो एक फंजाई ही है, ठीक है, फंजाई बात कर रहा हूँ। तो फंजाई की जगह हम बात करते हैं, फंगस की बात करते हैं, तो माइसीलियम दरअसल में ना उनके क्या होते हैं, उनके जो थिन रूट लाइक आपके जो ब्रांचिंग फिलामेंट्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, ये सब क्या है? ये सब माइसीलियम है, ठीक है। ये ब्रांचिंग फिलामेंट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं फंजाई के, ठीक है। उसको हम बोलते हैं माइसीलियम। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख ही पाओगे, ये सब आपको यहाँ पे माइसीलियम देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पता क्या होता है, माइसीलियम ब्रिक्स के अंदर हम इसी माइसीलियम का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ एग्रीकल्चर वेस्ट, कुछ फंगल स्पोर, सॉडस्ट, इनको भी कंबाइन कर दिया जाता है एंड उसके माध्यम से फिर यहाँ पर ईंटें बन जाती हैं। एंड आप नोटिस कर पाओगे इसको बनाया कैसे है, सर एग्रीकल्चर वेस्ट से, इसको बनाया है माइसीलियम से। तो वो क्या होगा, वो ऑर्गेनिक ही तो है। तो ये एक ऑर्गेनिक ब्रिक आपकी देखने को मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका फायदा क्या है इस ऑर्गेनिक ब्रिक बनाने का? देखो बहुत सारे फायदे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 दिन में ये लफली बन जाती है, हार्डन हो जाती है एंड फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी प्रॉपर्टीज आप एक बार नोटिस करना, ये 100% ऑर्गेनिक है, ठीक है, इसलिए बायोडिग्रेडेबल भी है, ठीक है। प्लस एट द सेम टाइम नेचुरली फायर रेजिस्टेंट है, ठीक है। अगर मान लो ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाएगा तो यहाँ पे इसको कैपेबल है उसको हैंडल करने के लिए, फायर रेजिस्टेंट है। इसके अलावा इसकी इंसुलेटिव प्रॉपर्टीज काफ़ी हाई है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे ना कई बार पता क्या होता है, कई बार हमारे घरों में गर्मियों के समय बहुत गर्मी हो जाती है, अंदर अंदर हमारे ना बहुत गर्मी सी फील होती है। पर यहाँ पर इसके साथ ऐसा नहीं होगा। माइसीलियम गुड इंसुलेटर है हीट का, तो अंदर के टेम्परेचर को ये रेगुलेट कर देगा। तो अंदर आपको जो एसी वगैरह की आवश्यकता होती है ना, तो एसी वगैरह की आवश्यकता कम पड़ेगी, उससे एनर्जी बचेगी। इसके अलावा ये जो ब्रिक्स हैं ये लाइट वेट होती हैं, तो इनको एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ट्रांसपोर्ट करना, वो भी आसान हो पाएगा एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट भी हमारी यहाँ पे कम होगी। इसके साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर ना अकूस्टिक इंसुलेशन भी है। मतलब आपके अगर मान ली आपके जो दीवारें हैं, अगर मान लीजिए वो माइसीलियम ब्रिक से बनी हुई है, तो बाहर कोई शोर वोर हो रहा है, किसी ने लाउड स्पीकर लगाया हुआ है, तो आपके घरों के अंदर आवाज़ कम आएगी उससे। तो यानी कि सर अंदर शांति रहेगी, हाँ जी बिल्कुल, घरों में शांति रहेगी, ठीक है। बाहर से कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। घर के अंदर आप लड़ रहे हो फिर तो देखो आवाज़ रहेगी रहेगी, मतलब बाहर से कम आवाज़ आएगी। इसके अलावा और भी इसकी एप्लीकेशन है, जैसे इसको पैनलिंग मटेरियल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। पैनलिंग मटेरियल क्या होता है? देखो कई बार ना आप लोग जैसे वॉल कवरिंग वगैरह लगाते हो अपने घरों के अंदर, पैनल वगैरह लगाते हो, राइट, उनको हम पैनलिंग मटेरियल्स कहते हैं। तो इंटीरियर डिज़ाइन के अंदर इसका इस्तेमाल हो सकता है। बाकी जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे आइकिया हो गया, अब तो आइकिया दिल्ली में भी आ रहा है ना, बाकी हैदराबाद में भी है इनफैक्ट, और बाकी स्टेट सिटीज़ में भी डेल वगैरह हो गया, वो भी यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं पैकेजिंग पर्पसेस के लिए, ठीक है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, वहाँ पे माइसीलियम का इस्तेमाल होगा। माइको लेदर, एक तरह से जो ट्रेडिशनल लेदर प्रोडक्शन है उसका ऑल्टरनेटिव आया है माइको लेदर। इसके अलावा फर्नीचर के अंदर भी इसकी काफ़ी यूजेज है। और फर्नीचर में खास पता क्या होगा कि भाई जब तक आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो तब तक वो स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी है। बाद में आप, क्योंकि आप ये पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है ना, तो आराम से इसको रिसाइकल भी किया जा सकता है, इसमें कुछ चेंजेस भी किए जा सकते हैं। तो ये फायदा है माइसीलियम का। इसके साथ ही साथ माइसीलियम को इस्तेमाल करके हम चिटिन और चिटोसन ये भी बना सकते हैं। ये दरअसल में क्या है, ये बायोपॉलीमर्स हैं। बायोपॉलीमर्स क्या काम करेंगे हमारे पास यहाँ पे? देखो यहाँ पे ना इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये, ठीक है, बायोकम्पेटिबल होते हैं। तो इनका ना आपके जख्म हील करने के लिए, वाउंड हीलिंग के लिए बायोमेडिकल और एप्लीकेशन इनकी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप नोटिस कर पा रहे हो किस तरह से माइसीलियम कितना फायदेमंद है। बाकी इसके अलावा देखो फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो हमारी निर्भरता है वो कम हो पाएगी, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे जब आप ईंटें बनाते हो तो ईंटें बनाने समय के ऊपर लगभग 300 मिलियन टन का कार्बन डाइऑक्साइड हर साल एमिट होता है। तो वो खत्म हो जाएगा तो फॉसिल फ्यूल के ऊपर रिलायंस कम हो गई, एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाएगा। बाकी बायोडिग्रेडेबल है तो मैंने आपको बता दिया ये एक जीरो वेस्ट मटीरियल की तरह काम करेगा, क्योंकि दिस इज 100% बायोडिग्रेडेबल। इसके अलावा ये एक तरह से क्या है, ये एग्रीकल्चर वेस्ट से बनाया है। तो यानी कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वेस्ट टू वेल्थ का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर लगता हो देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारी सर्कुलर इकोनॉमी को यहाँ पे प्रमोट कर रहा है। तो डेफिनेटली माइसीलियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो सकता है आने वाले सालों के अंदर।
अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा जडिया स्वामी फेस्टिवल के बारे में। अभी रिसेंटली यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया गया बाय द बडगास ऑफ नीलगिरीज। तो थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये फेस्टिवल क्या है और ये कम्युनिटी क्या है बडगास। देखो बडगास की जब हम बात करते हैं ना, तो ये सबसे बड़ी इंडिजिनियस कम्युनिटी है नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु के अंदर। कुछ फैक्चुअल चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब विजयनगर एम्पायर का फॉल हुआ, उसके बाद बडगास जो थे वो मैसूर से माइग्रेट होकर नीलगिरीज चले गए इन द 16th सेंचुरी। ये बडगा या बडगु ये लैंग्वेज को बोलते हैं, जो कि एक द्रविडियन लैंग्वेज ही है। हालांकि इसमें जो इन्फ्लुएंस है वो तमिल, इंग्लिश और संस्कृत का आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूं तो ये हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जैसे दिवाली हो गया, पोंगल हो गया। इसके अलावा भी इनके खुद के और फेस्टिवल होते हैं, जैसे हथाई हबा, हथाई अमान, ठीक है, जो कि इनकी जो डिटी है, जो इनके जो डिटी हैं उनको यहाँ पे पूछते हैं। इसके अलावा इनके ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये स्लैश एंड बर्न, जिसको हम झुम कल्टीवेशन कहते हैं, वो यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, ये ट्रेडिशनली ये प्रैक्टिस करते थे, पर अभी ये इंटेंसिव फार्मिंग यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मिलेट्स, बार्ले, वीट एंड आजकल पोटैटोज, कैबेजेस, ठीक है, ये सब भी करते हैं। इनफैक्ट आपकी टी प्लांटेशन वगैरह भी यहाँ पे करते हैं आज के टाइम के ऊपर। तो आज के टाइम के ऊपर अब तो बहुत प्रोग्रेस हो चुकी है, तो गवर्नमेंट सर्विसेज में भी काम करते हैं, ठीक है, एजुकेशन मिलने की वजह से। एंड बाकी इनके जो गाँव को ना हटीज के नाम से बोला जाता है। देखो ये हटी वर्ड तो जो साउथ इंडिया से आते हैं उनको पता ही होगा, ठीक है। हटी हमें, मैं कर्नाटका में भी काफ़ी टाइम रहा तो मैंने भी हटीज वगैरह बहुत देखे। तो डेफिनेटली इनके गांव को हटीज के नाम से भी बोला जाता है, जहाँ पर आपको स्टोन और ब्रिक हाउसेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब इनके फेस्टिवल की एक यूनिक चीज़ पता क्या है? ये यूनिक चीज़ है फायर वॉकिंग। फायर वॉकिंग का मतलब क्या होता है? सर अंगारों पे जो चलते हैं ना, जैसे ये पर्सन जो है ये अंगारों पे चल रहा है, तो ये एक बहुत ही फेमस चीज़ है रिगार्डिंग द जडिया स्वामी फेस्टिवल। एक मैं आपको और बताता हूँ, एक ना थिमिथी करके फेस्टिवल है, ठीक है, ये भी साउथ इंडिया का ही फेस्टिवल आपको देखने को मिल जाएगा। खासकर तमिलनाडु में मनाया जाता है दिवाली से एक हफ्ता पहले, राइट। तो दिवाली से एक हफ्ता पहले ये जो मनाया जाता है ना, वहाँ पर भी खास चीज़ पता क्या होती है? वहाँ पर भी खास चीज़ ये होती है कि वो जो लोग हैं वो अंगारों पे चलते हैं, इस तरह से। इसको फायर वॉकिंग फेस्टिवल बोलते हैं थिमिथी को। एनीवेज थिमिथी एक अलग चीज़ है, बट यहाँ पे जडिया स्वामी फेस्टिवल में भी एक खास चीज़ क्या होती है कि लोग इस तरह से फायर वॉकिंग करते हैं, इस तरह से अंगारों पे चलते हैं। इट इज़ मतलब एक तरह से रिचुअल है उनका कि हम डिवोटेड हैं, ठीक है, उस चीज़ के लिए, राइट। बाकी चीज़ें मैंने डिस्कस करी दी। तो ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? नियर कोटागिरी, ठीक है, इन जक्कनराई विलेज जो है। और ये जडिया स्वामी जो इनके डिटी है उनको यहाँ पे डेडिकेट रहता है ये पर्टिकुलर फेस्टिवल। आई होप ये फेस्टिवल आपको क्लियर हो गया होगा। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है आईएनएस इम्फॉल के बारे में। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो भारत की इंडियन नेवल शिप जो है आईएनएस इम्फॉल, वो पोर्ट लुई मॉरिशस पहुंच गई है। मॉरिशस के अंदर अगर हम बात करें ना, तो दरअसल में अभी रिसेंटली मॉरिशस का 57th नेशनल डे सेलिब्रेशन था। तो उसके अंदर यहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, ये हो चुका है, ये विल नहीं है, ये इन्होंने अभी रिसेंटली यहाँ पे पार्टिसिपेट किया आईएनएस इम्फाल के द्वारा। ठीक है, अब ये भारत की, मतलब ये जो शिप है आईएनएस इम्फॉल, इसका पहला विजिट था इस कंट्री को। एंड हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, ठीक है, और साथ साथ जो सागर डॉक्ट्रिन है हमारे प्रधानमंत्री जी का, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसके साथ यहाँ पे अलाइन करता है। मैं थोड़ा सा आपको ना इस शिप के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आप लोगों को पता होगा प्रोजेक्ट 15B के बारे में, ठीक है। प्रोजेक्ट 15B के अंदर टोटल 4 शिप्स को यहाँ पे बिल्ड किया गया बाय द मजागांव डॉक लिमिटेड। ये 4 शिप्स कौन सी थी? ये 4 शिप्स थी सर हमारी आईएनएस विशाखापट्टनम, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें आईएनएस मोरमुगांव, राइट। इसके अलावा जो थर्ड है दैट इज आईएनएस इम्फॉल, एंड फोर्थ है आईएनएस सूरत। तो आप नोटिस कर पाओगे जो 4 आपके सामने आईएनएस देखने को मिल जाएंगी प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत। उसमें जो थर्ड इन द सीरीज थी वो आईएनएस इम्फॉल ही थी, जिसको कमीशन किया गया था दिसंबर 2023 के अंदर। आईएनएस इम्फॉल में आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर एडवांस वेपन्स, सेंसर्स, मशीनरी आपको देखने को मिल जाएगी। इस वजह से काफ़ी मॉडर्न वॉरशिप आपको देखने को मिल जाती है। एंड इंपॉर्टेंट बात पता क्या है? आईएनएस इम्फॉल पहली ऐसी वॉरशिप है जो कि किसी नॉर्थ ईस्ट सिटी के नाम के ऊपर उसका नाम रखा गया है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि मणिपुर का नेशन को और इंडियन नेवी को कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, राइट। अब आ जाते हैं दोस्तों अपनी प्लेसेस इन न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर आपके सामने जो आपको आंसर करना है वो है सेंट मार्टिन आइलैंड के रिगार्डिंग। क्या है इसका कॉन्टेक्स्ट, किस कंट्री में है, सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट्स में नीचे बता सकते हो। कल मैंने आपको एक और होमवर्क दिया था, वो था विद रिगार्ड्स टू एटाकामा सॉल्ट फ्लैट के बारे में। थोड़ा सा इसको समझते हैं कि आखिर पहले तो इसकी लोकेशन अंडरस्टैंड करते हैं अटाकामा की। देखो पहली बात आप यहाँ पे नोटिस करो, ये आपको साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर आपको चिली देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर चिली में ही आपको, आपने डेजर्ट सुना होगा, एटाकामा डेजर्ट, है ना, तो वो यहीं पर है जो डेजर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है।
बाकी आप नोटिस करो ये न्यूज़ में क्यों है अटाकामा सॉल्ट फ्लैट। देखो इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ये जो अटाकामा सॉल्ट फ्लैट है ना, ये दरअसल में सिंक कर रहा है, ये नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है, सिंक कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर लिथियम ब्राइन एक्सट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी, इसीलिए अटाकामा बार बार न्यूज़ में रहता है। तो लिथियम ब्राइन एक्सट्रैक्शन की वजह से ये जो आपका अटाकामा सॉल्ट फ्लैट है, या फिर जिसको कई बार हम लोग सलार डी अटाकामा के नाम से भी जानते हैं, राइट, ये चिली के अंदर सबसे बड़ा आपको सॉल्ट डिपॉजिट आपको देखने को मिल जाएगा। ये सिंक कर रहा है, दैट इज द रीजन इट इज इन द न्यूज़। बाकी आप लोगों ने एटाकामा के बारे में वैसे भी सुना ही होगा। यहाँ पर से आप लोग जानते होंगे कि एक तरफ तो आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिल जाएगा, एंड यहीं पर से आपको एक माउंटेन्स जाती हुई देखने को मिलती हैं। कौन सी हैं वो? ये माउंटेन का नाम क्या है सर? ये होती है हमारी एंडीज माउंटेन। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। दोस्तों बात करें अगर ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको ट्राई करिएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है। बाकी जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रिगार्डिंग, तो क्या ये 2016 में लॉन्च हुई थी एज एन इंश्योरेंस सर्विस? यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड बात करें UN80 इनिशिएटिव की, तो यहाँ पर कोशिश यही है कि UN के जो 80 साल कंप्लीट हुए हैं, तो अब कैसे उसकी एफिशिएंसी को बेहतर करें, कॉस्ट कम करें, ये सब चीज़ें हैं UN80 के अंदर, ये भी ट्रू है। आर्म्स इंपोर्टर की बात करें तो दोस्तों इंडिया लार्जेस्ट नहीं है। लार्जेस्ट कौन है सर? लार्जेस्ट है यूक्रेन। यूक्रेन के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है, इसलिए सेकेंड आपकी ये जो स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, ये इनकरेक्ट बन जाएगी। क्लियर? तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द बेस्ट।